नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लोकसभा चुनाव में एक तरफ तो सत्ता पक्ष का गठबंधन यानी बीजेपी नीत दल है और दूसरी तरफ कांग्रेस का यानी इंडी गठबंधन। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कर्नाटक चुनाव से सियासी चाशनी में लिपटा एक शब्द लोगों के बीच आया था, गारंटी। आज प्रमुख पिलर के आसपास कांग्रेस ने 5 प्रमुख पिलर के आसपास कांग्रेस ने 25 गारंटी की बेल लपेटकर जनता के सामने पेश की। युवा, किसान, महिला, श्रमिक और हिस्सेदारी को प्रमुखता से पेश किया गया। बीजेपी की तरफ से तय था कि टिप्पणी आलोचना भरी ही आती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। आज एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। इंडी गठबंधन ने जिस एकमात्र सीट खजुराहो को सपा के लिए छोड़ा था, उनकी उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। वो और उनके पति दीपनारायण दोनों ही विधायक रह चुके हैं, लिहाजा उनसे ऐसी चूक हुई होगी, ये सुपाच्य तथ्य तो दिखता नहीं। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के दावे जनता तक चुनाव से पहले पहुंचा भी पाएगी या नहीं। क्या ये दावे भरोसेमंद हैं? क्योंकि आज हिस्सेदारी को जिस तरह से डाइल्यूट किया गया है, वो दिखा रहा है कि अब कांग्रेस सिर्फ ओबीसी की बातें करना बंद कर चुकी है। बात सपा उम्मीदवार की चूक की भी करेंगे। ये शासय है या वाकई चूक है? क्या वीडी शर्मा को अब वॉकओवर मिला हुआ मान लिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष वाकई पूरे दम के साथ बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीते कुछ चुनावों से एक नया शब्द सियासी चाशनी में लपेटकर परोसा जा रहा है, वो है गारंटी। तो आज कांग्रेस ने भी 5 प्रमुख बिंदुओं, जिसे उन्होंने 5 पिलर का नाम दिया है, उसके आसपास 25 गारंटी की बेल लपेटकर प्रस्तुत की। इनमें युवाओं, किसान, महिलाओं, श्रमिक और हिस्सेदारी का भी जिक्र है। पिछले कुछ महीने से राहुल गांधी जिस दम से जातिगत जनगणना का जिक्र सिर्फ ओबीसी को फोकस करके कर रहे थे, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये, जिसमें सभी समाज को समाहित किया गया है। जाहिर है कि कांग्रेस इसे गेम चेंजर टाइप प्रचारित करेगी ही और बीजेपी को इसमें कोई दम नजर नहीं आएगा। सुनवाते हैं आपको दोनों प्रमुख दलों की राय। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। ये केवल चुनाव की दृष्टि से एक कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही। अब जिक्र आज की दूसरी बड़ी घटना का। ये कांग्रेस की तो नहीं है, लेकिन उसके बहुप्रचारित गठबंधन से वाबस्ता तो है। देश भर में गठबंधन की दुहाई दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की एकमात्र प्रत्याशी मीरा यादव का खजुराहो से नामांकन रद्द हो गया। वजह ऐसी चूक थी जो कोई नौसिखिया प्रत्याशी भी नहीं करेगा, जबकि मीरा और उनके पति दीपनारायण यादव दोनों विधायक रह चुके हैं। ये एकमात्र सीट कांग्रेस ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए सपा को दी थी। अब एक तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को यहां से वॉकओवर मिल गया। अब ये मिला या दिया गया। आजकल ऐसे पल पल परिवर्तित हो रहा है सियासी परिवेश की समझ में नहीं आता कि ये शासय हुई गलती है या वाकई चूक, ये कहना मुश्किल है। इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी एक सोशल मीडिया में बयान आया जरूर, लेकिन इस चूक के मूल में कौन है, ये प्रश्न अभी तक तो अनुत्तरित है। देखिए, मौजूदा सरकार की तानाशाही का रवैया दिख रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है। लगातार मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कोर्ट में जाएगी और न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद करेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासनिक लापरवाही और प्रशासनिक अकर्मण्यता का ये सबसे बड़ा नमूना है। फॉर्म भरवाते समय ये अधिकारी की जिम्मेवारी है कि वो जो कमियां भी रह जाती हैं उसको निर्देशित करके जो है उसकी पूर्ति करवाता है उम्मीदवार से। प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है
और उनकी गलती के कारण हुआ है, सोची समझी है या षड्यंत्र पूर्वक है, अब ठीक रहा, किसी के माथे जरूर फोड़ें, लेकिन सच्चाई सबके सामने उजागर हो चुकी है। चूंकि हम रीजनल चैनल है, लिहाजा बात सिर्फ एमपी के संदर्भ में करेंगे कि बीजेपी के मिशन 29 की राह में रोड़े अटकाने का काम विपक्ष का है या उसे सुगम बनाने का। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे क्या चुनाव तक आम जनता के बीच पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने में वाकई गंभीर भी है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ा हुआ है। उनका तारुफ में सबसे पहले आपसे करा दूं, भूपेन गुप्ता है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शेख का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं भूपेन जी से। भूपेन जी, न्याय शब्द जो है बकौल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको शोभा नहीं देता, आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, घोषणा पत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा। देखिए, जो लोग अन्याय करता है, जो पूरे देश के उत्पीड़न के लिए और बर्बादी के लिए जिम्मेवार है इन 10 सालों में, उन्हें न्याय शब्द से तो परहेज होगा ही, न्याय शब्द से चिढ़ होगा। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई थी तो कमंडल लेकर जो लोग उतारू हुए थे देश में, जो है आज के लिए जिन्होंने प्रेरित किया था देश के बच्चों को, उन्हें न्याय शब्द सुनना भी पीड़ाजनक लग सकता है। ये इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। आज भारत में जो है ये अन्याय की अवस्था है कि सरकार के जो है चिल्ला कर तो कहती है कि साहब हम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब जो है सरेआम सड़कों पर महिला जलील होती है, नंगा करके उसके वीडियो बनते हैं, उसके जुलूस निकाले जाते हैं, उसके गुप्तांकों से हजारों की भीड़ में जो है व्यवहार किया जाता है, तब जो है सरकार खामोश रहती है। क्या उन महिलाओं को न्याय की आवश्यकता नहीं है? क्या उनकी अस्मिता को बचाने की आज आवश्यकता इस देश में नहीं है? एक महिला का चीरहरण हुआ था द्रौपदी का और महाभारत हो गया था। आज बजाय भारत में लाखों हजारों महिलाओं को शर्मसार किया जा रहा है। क्या देश को उछाला नहीं होना चाहिए और उसके न्याय की आवश्यकता नहीं है? एक बड़ी बात हमारे जो है घोषणा पत्र में हमने की है कि राज्य भी आज जो है न्याय की भीख मांग रहे हैं। आज जो है केंद्र के पास अगर जो है टैक्स का जो है कंसंट्रेशन हो गया है, तो जो जिस राज्य का अधिकार है वो समय पर उसको नहीं मिलता, राज्य अपाहिज हो रहे हैं, पंगु हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर 2 इंजन और 10 इंजन की सरकारों का ढींढरा पीटा जाता था, वहां पर भी जो है मध्य प्रदेश के हिस्से का पैसा मध्य प्रदेश को नहीं मिलता समय पर। ये जो है क्या इसकी न्याय नहीं है? जो हमारा जो संघ और हमारा के केंद्र और राज्य के संबंध हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार स्वयं ऐसे विषयों को छेड़ रही है जिनसे राज्य की जो है अस्मिता पर खतरा मंडरा जाए। ठीक है, डॉक्टर शेख को इन कर लेते हैं। सर, मोटी मोटी बात आपकी ले ली। डॉक्टर शेख, ये क्यों लग रहा है आपको कि ये हारी, आपको मतलब आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? दूसरा, बहुत सारी चीजें भूपेन जी ने गिनाई और ये भी गिनाया कि वो संघीय ढांचे को साबुत रखेंगे वो लोग जो आपके कार्यकाल में शायद साबुत नहीं है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। प्रवीण जी, कांग्रेस का मंच मतलब झूठ का प्रपंच, और ये बार बार साबित होता है। कांग्रेसी जिस भी मंच पे बैठता है वहां से झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है। और ये लोग बात करते हैं संविधान बचाने की, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने इमरजेंसी के तहत संविधान की धारा 21 जो जीवन जीने की गारंटी देती है उसको भी भंग कर दिया। ये बातें करते हैं वो लोग, बातें करते हैं जो जुडिशरी को अपने अंगूठे के नीचे रखने की बात करते थे वो इंदिरा गांधी का शासनकाल में। तो इन लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और आपने भी देखा है, आप हमसे पुरानी जनरेशन के हैं, कि लोगों ने जो मैनिफेस्टो हुआ करता है पॉलिटिकल पार्टीज का उसको पढ़ना छोड़ दिया था, उस पर एतबार करना छोड़ दिया था, क्योंकि जो मैनिफेस्टो होता था कांग्रेस का 50 साल तक वो केवल धोखा होता था, केवल जुबान दराजी होता था, केवल अपने वोटर्स को कुछ भी एक लॉलीपॉप चुसाने वाला काम होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनना शुरू हुई है, लोगों ने मैनिफेस्टो को भी गहन रूप से लेना शुरू किया है, उसका अध्ययन करना शुरू किया है। और ये लोग बात करते हैं गारंटियों की। किस चीज की गारंटी भाई साहब? पिछले चुनाव में 2019 में राहुल बाबा ने 72,000 रुपए प्रति परिवार देने की बात की थी। ठीक है, इनकी सरकार केंद्र में नहीं बनी, लेकिन राजस्थान में पूरे 5 साल थी,
छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल थी, कर्नाटक में अभी है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, कहीं पर भी इन्होंने कुछ पैसा दिया किसी को? ये तो पैसा लूटने वाले लोग हैं, देंगे क्या? पैसा लूटने वाले लोग हैं। सर, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं, आपको ही पहले सवाल में पर्याप्त वक्त दिया, दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, आपकी पहली टिप्पणी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। देखिए प्रवीण जी, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो उन सारी चीज़ों पर केंद्रित है जो पिछले 10 साल से कांग्रेस कह रही है, और जो उनके मुख्य मुद्दे हैं वो इसमें हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या जो दूसरे जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार करती रहती है, आईटी एक्ट का और सारी चीज़ों का। देखिए, जो जैसे महत्वपूर्ण ईवीएम का ही मुद्दा आप देखेंगे जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत विरोधाभास रहता है, उसमें वो करें ईवीएम से इलेक्शन कराएंगे लेकिन वीवीपैट से हम काउंटिंग भी कराएंगे, तो ये कंट्रडिक्शन है। इतने बड़े इशू को जब आप करते तो कंट्रडिक्शन है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मनरेगा की मजदूरी। जो 400 रुपये मजदूरी की जो बात कही है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, यदि वो नीचे तक मजदूर लेवल तक, गांव लेवल तक यदि इसको पहुंचा देती है तो उसको जरूर हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इसका फायदा मिलेगा। 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था प्रवीण जी, तो कांग्रेस का नारा यही था कि गरीब के साथ कांग्रेस का हाथ। यदि इस तरह के जो कांग्रेस थोड़ी सी भी एफर्ट करती है तो हो सकता है कि उसे कुछ अपने सर्वाइवल का कोई रास्ता मिले। अन्यथा ये जो पूरा घोषणा पत्र है ये एलिट क्लास के लिए है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है ये घोषणा पत्र। इसमें वही समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह की बात कर रही है, बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप का उनका घोषणा पत्र है। इसमें आम आदमी को समझ में आने वाली चीजें कम है। कुछ एक चीजें हैं जैसे पर्सनल लॉ को लेकर उस पर टिप्पणी है, जैसे एक खास कौम के पोशाक को कोई पाबंदी नहीं रहेगी वाली जो टिप्पणी है, इसे बीजेपी अक्सर कहती है कि आप तुष्टीकरण करते हैं। दिनेश जी, नहीं देखिए, ये तो वो चीजें हैं ना जो जिस पर कांग्रेस को बीजेपी हमेशा आड़े हाथों लेती है इन मुद्दों को। इससे तो वो उनका जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है ना, वो तो और कांग्रेस को नुकसान करेगी यदि इस तरह के वो स्टैंड लेते हैं ना। वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर कह भी रहे हैं कि हम इसका प्रावधान ही खत्म कर देंगे संविधान में से। तो लेकिन बात वही है कि जो आम आदमी की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई, तो एमएसपी की बात करी, वो एमएसपी की गारंटी की बात करी, ये कानून किस तरह से बनाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो छोटी छोटी चीजों को उसने ध्यान रखा है, चाहे वो पांडुचेरी को इंडिपेंडेंट राज्य बनाने की बात हो कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में करेंगे, तो उसने कहीं ना कहीं कोशिश ये की है कि जो उसका साइज है लोकसभा में वो कैसे बढ़ सकता है। एक बार भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जो बात है वो ठीक है, मोटा मोटा ठीक दिख रहा है आपका घोषणा पत्र। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम एमपी के संदर्भ में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि हम रीजनल चैनल है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगह आपकी लोकल यूनिट पूरी की पूरी जाके मिल गई, बीजेपी में समाहित हो गई, तो ये घोषणा पत्र नीचे तक पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा कौन? एक तो आप पहुंचा सकते हैं, आप लोग सहयोग करेंगे तो पहुंच ही जाएगा, और आप सहयोग नहीं भी करेंगे तब भी हमारा जो है नीचे पहुंच चुकी है बात। आपसे कहेंगे 2014 में ये भारत को कांग्रेस से मुक्त कर चुके हैं। अभी तो इनकी ये सांसें इसलिए अटकी हुई हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि फिर से कांग्रेस कहाँ से आ गई। ये तो 2014 में कांग्रेस मुक्त कर चुके भारत को। और ये जो जिन्ना के दोस्त हैं, ये सबसे पहले नारा इस देश में जिन्ना ने दिया था। जब जिन्ना ने 1939 में कांग्रेस ने जो आह्वान किया महात्मा गांधी ने कि सारी प्रांतीय सरकारों से लोग इस्तीफा देते हैं, तब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया था। वो हमारे जब कांग्रेस के जो है प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी थे और उनने इस्तीफा नहीं दिया और वो निर्दलीय होकर जो है शामिल हो गए सरकार में जिन्ना के साथ बंगाल के अंदर। तब जो है ये डे ऑफ डिलीवरेंस की कॉल जिन्ना ने दी थी, और ये जिन्ना का सपना पूरा कर रहे हैं ये भारत में कांग्रेस मुक्त भारत। ये जिन्ना का सपना है और उसकी पूर्ति मोदी जी कर रहे हैं। ये तो जो है जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, जो है चंद दिनों पहले जो है भाजपाई बने हैं और ज्यादा लहसुन खाते हैं, उनको ये चीजें समझ में थोड़ी आती हैं। समझ में आती हैं तो वो अपने स्वार्थ और लोभ के कारण इसमें चुप बैठे हुए हैं और वो डटे हुए तोतों की तरह दूसरी बातें करते हैं। भारत का जो जनमानस है वो हजारों साल से, अभी मैंने एक बात की, अभी लोग हमसे बात कर रहे थे कि हम राम को लाए हैं, और एक तरफ बयान दे रहे हैं स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, बड़ी सच्ची बात उनने की कि 10 लाख साल पहले अवतरण हुआ था भगवान राम का।
तो ये 10 लाख साल पहले भाजपा पैदा हो गई थी, कह रहे हैं हम राम को लाए हैं तो आप हमको लाना। ये जो सवाल है, ये जो है दुनिया में कोई जो परम जो है बुद्धिहीन लोग हो सकते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शेख, जो ध्वनित हो रहा है भूपेंद्र जी की बात से वो ये ध्वनित हो रहा है कि मिसगाइड करते हो आप लोगों को, मिसगाइड करके आप वोट देना चाहते हो, जबकि कांग्रेस की जड़ें पर्याप्त गहरी हैं, ऐसा उनकी बात से ध्वनित हो रहा है। डॉक्टर शेख, अगर तमाशा करने का कोई एक संगठन है धूर्तता मैं बोल सकता हूँ? तो बोलिए भूपेंद्र जी, आप जवाब ले लेते हैं। हाँ, देखिए, गुमराह करना और झूठ बोलना कांग्रेस का काम है। ये अभी कह रहे थे कि जिन्ना चाहता था, हौसला जिन्ना चाहता हो कांग्रेस खत्म करना, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे और उनका कहना भी था कि अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। तो हम तो महात्मा गांधी के ड्रीम की बात करते हैं, ये जिन्ना के ड्रीम की बात करते हैं। ये अंतर है इनमें और हम में। और जहां तक बात है आजादी के आंदोलन की और सारी चीजों की, इन सारी चीजों की, तो मैं आदरणीय भूपेंद्र जी सुन लीजिए, फिर आपकी बारी में वो बीच में बोलेगा, शोर लगेगा फिर। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। बात है तो मैं आदरणीय भूपेन गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि एक ऐसे कांग्रेसी का नाम दे दे जिसको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो, फांसी पे चढ़ाया हो आजादी के आंदोलन के लिए, तो मैं भी डिबेट छोड़ दूंगा। एक नाम दे दे भूपेन जी, आप एक भी नाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक कांग्रेसी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो। अगर आपने एक नाम दे दिया जिसको फांसी की सजा दी हो अंग्रेजों ने, तो मैं अभी छोड़ दूंगा डिबेट को। नहीं, डिबेट मत छोड़िएगा आप, आज तो बात पूरी करिए, जल्दी बात पूरी करिए। एक भी कांग्रेसी ऐसा नहीं है। एक संघी का ये नाम बता दें, मैं तुम्हें कांग्रेसियों के नाम बताता हूँ। बताऊं नाम? मेरी 1 मिनट, ये जो कंफ्यूजन फैलाने में सफल हो जाएंगे, ये जो आप नाम दे, एक भी नाम नहीं मिलेगा हैं, उसमें मैं बता दूं आप जाना सागर, गुलरेज अहमद, गुलरेज शेख जी, सागर में जो है अंग्रेजों ने गोली से उड़ाया शहीद साबूलाल को। नहीं, आप जाना सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, अभी पूरी सुन लीजिए। आप जाना ग्वालियर, जिनकी लोग शहीद होते थे, लेकिन एक को भी फांसी दी हो, एक को भी फांसी दी हो, पेड़ पर लटका कर शहर में फांसी दी गई है, सब कांग्रेसी थे। बिल्कुल कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल कांग्रेसी नहीं थे वो। ठीक है, अब तीसरे में मान के इनका सर डिटेल हो जाएगी। ये विषयांतर सा हो रहा है। दिनेश जी को इन करूंगा, माफ कीजिए दिनेश, हम आज का एक और बड़ा विषय है, मेरा सेकंड पार्ट भी है डिबेट का, माफ कीजिए दिनेश जी को, गुलरेज जी, भूपेन जी माफ कीजिए, दिनेश जी को इन करूंगा मैं, राज किया दिनेश जी को इन करूंगा। सर अभी दूसरा पार्ट एक और बाकी है, वो भी मैं पूर्ण खतरा हूं। दिनेश जी को, भूपेन जी, दिनेश जी को इन कर लेते। दिनेश जी, मूल सवाल यही जो मैंने भूपेन जी से पूछा था, आपको लगता है कि भाई ये जो एजेंडा है, मतलब मैनिफेस्टो, अव्वल तो मैं सहमत हूं इस पैनल से जो ध्वनित हो रहा है उससे, कि बहुत ज्यादा अपील करता नहीं है, मैनिफेस्टो देख के दम से वोट करता नहीं कोई वोटर, वो ठीक है, एक थोड़ा सा जो फ्लोटिंग वोटर है उसके दिमाग में आ जाता होगा, तो पहुंचा पाएगी कांग्रेस आपको लगता है चुनाव के पहले तक? नहीं, देखिए अभी तक तो जैसे हम देख रहे हैं ना कि जैसे मध्य प्रदेश में ही हम देख रहे हैं 3 लोकसभा सीटों के अभी तक जब उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, वो अपना कैंपेन तय नहीं कर पाई, तो एक जो है इतना बड़ा घोषणा पत्र उनका है, तो वो कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि आप देखिए ना कि जो आपके पास वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, जो कांग्रेस जिस चीज के लिए जानी जाती थी, जिनके कारण मजबूत रही, वो उसके लीडर्स रहे। आज कांग्रेस की समस्या ये है कि उसके पास लीडरों की संख्या कम है, कि जो अपने रीजन में अपना होल्ड रखते हों, अपने शहर में होल्ड रखते हों, लोगों तक कम्युनिकेट कर पाते हों। तो वो समस्या यही है कि वो पहुंचाएगी कैसे? यदि वो कह रही है कि हम दल बदल करने वाले की सदस्यता संसद में अपने आप समाप्त हो जाएगी, हम 10th शेड्यूल में ऐसा अमेंडमेंट करेंगे, तो ये बात वो उतनी तेजी से लोगों को तक को कैसे पहुंचाएगी कि जो दल बदल हो रहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने जब स्थापना की थी उस वक्त वो पक्षधर नहीं थी, वो उस वक्त कहती थी कि ये जो पार्टी विद डिफरेंस हम आए इसलिए हैं कि यहाँ जो है सत्ता जो पावर से चल रही है, तो वो स्थिति आज फिर है। तो कांग्रेस पहुंचा नहीं पा रही उसके पास, जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है वो मशीनरी उनके पास नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये जितनी बातें उन्होंने कही हैं वो इलेक्शन तक पहुंच पाएंगी। फर्स्ट फेज तो 19 तारीख को ही है। एक दूसरा आज का महत्वपूर्ण विषय है, उस तरफ भी जरूर लेके चलेंगे, और वो है खजुराहो में कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो रद्द होना। भूपेन जी, क्या मानते हैं आप, क्यों हुआ होगा?
देखिए, ये तो विधेयक समीक्षा का विषय है, लेकिन एक चीज मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सत्ताओं का जो दुरुपयोग है, आप देखें क्या कलेक्टर जो भी आदमी इसका इंचार्ज होता है उसका स्क्रूटनी के पहले वो हर चीज उसमें कमी बेसी दूर करवाता है। ये हमेशा से प्रैक्टिस रही है। ये जो है हमेशा से जो है इस तरह से जो है व्यवहार किया जाता है, और उसमें कहीं कोई त्रुटि छूट जाती है, एक्सेप्ट के कोई डॉक्यूमेंट्स गलत ना हो, एक्सेप्ट कोई जो है डॉक्यूमेंट में गलत जानकारियां न दी गई हो, फ्रॉड ना हुआ हो, गलत दस्तखत के मिलान ना हो रहा हो, तब जाके इस तरह की कोई चीजें जो है, और उसको भी आज जो कलेक्टर होता है वो स्क्रूटनी के पहले दुरुस्त करवा लेता है। आज जब ये घटना घट रही है, इसका मतलब है कि आप जनप्रतिनिधित्व से लोगों को वंचित करना चाहते हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि स्पष्ट दिख रहा है अब तो देश में जो है युति का समय है, शर्मा युति है, चल रहा है मामला, ठीक है। अगर ऐसे ही आप जो है, ये नगर निगम में लोगों ने देखा था कि किस तरह से लोगों को जो है बिल्कुल बिना किसी विरोध के निर्विरोध निर्वाचित करवा लिया गया। ये नगर निगम में तांडव लोगों ने देखा है, और दूसरा तांडव जो है हमने चंडीगढ़ में देख लिया है, तीसरा अब ये हो गया है। तो ये एक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है बकौल अमित शाह जी। इस क्रोनोलॉजी को समझिए आप, जितने तरह से संभव हो सकता होगा। एक प्रक्रिया से चंडीगढ़ में किया गया कलाकारी। आप जवाब लेते गुलरेज शेख जी, लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहते आप, शब्द ये नहीं थे, भाव उनके यही थे कि सब ब्यूरोक्रेसी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को जिंदा नहीं कर रहना देना चाह रहे हैं आप लोग, ऐसा मानना है भूपेंद्र जी का? प्रवीण जी, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति का नाम डिक्लेयर करती है। पहली बात तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी वो सीट छोड़ती है समाजवादी पार्टी के लिए, और पिछले चुनाव में शायद 40,000 वोट ही मिले थे वहां पे सपा को। तो किस बेसिस पे इन्होंने छोड़ा, ये इनसे पूछिए। उसके बाद जिस महोदय का नाम डिक्लेयर किया जाता है उसका टिकट चेंज किया जाता है, अब इन मैडम का नाम डिक्लेयर होता है। देखिए, आपके बोलते वक्त वो सुनते हैं, प्लीज बुद्धिमान माने जाते हैं यार, विदेशों में लिखते हैं। आपके बोलते वक्त वो सुन रहे थे, भूपेंद्र जी सुन तो लीजिए। बिहार में आपने सीटें भी आप पूछने आए थे, सुन तो ले, पूरी बात सुन ले। तो अब इन मैडम को जब मैडम को समाजवादी कंप्लीट कर लेंगे। अरे फिर आपकी बारी में फिर वो बोलेंगे तो शोर जैसा लगे, सुन तो लीजिए, पूरी बात कर लेते हैं। हाँ, गुलरेज जी बात पूरी करिए, फिर दिनेश जी के पास जाएंगे। हाँ, तो पहली बात तो समाजवादी पार्टी के लिए सीट क्यों छोड़ी, ये वाली सीट कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी का आधा जनाधार नहीं है वहां पर, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद जिन महोदय का नाम सबसे पहले टिकट के लिए आता है समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट चेंज किया जाता है, और अभी मैडम ने का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः उनको भय था कि जो माहौल दिख रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की इंडी गठबंधन की वो महिला अपनी डिपॉजिट को लूज कर लेती, इसलिए उन्होंने संभवतः जानबूझकर उसमें गलती की है, जानबूझ के त्रुटि की है, ताकि उनका पर्चा ही रिजेक्ट हो जाए और चुनाव लड़ने के भार से वो बच जाए, ऐसा मुझे नजर आता है। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, शासय हुआ है ये, या चूक है, या जो कांग्रेस कह रही है कि दमनकारी अंदाज है? आपकी टिप्पणी। देखिए, जो प्रवीण भाई गुलरेज शेख साहब ने कहा है वो तो कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है कि ऐसा आशय है। ये आशय नहीं होता। आप देखिए, जो 3 चुनाव हार चुका, 1 चुनाव जीत चुका, इतने फॉर्म भर चुका, यार ये फॉर्म तो कैंडिडेट खुद तो भरता नहीं है, वकील भरवाते हैं, एडवोकेट होता है वो जो फॉर्म भरता है, वकील से भरवाते हैं। और सारे ये सिग्नेचर के कॉलम तो अनपढ़ आदमी भी देख लेता है कि उसे अंगूठा कहाँ लगाना है। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कौन मानेगा कि ये जो है आपने दस्तखत छोड़ दिए होंगे, या आपको जो वोटर लिस्ट चाहिए है, जब आप कैंडिडेट अनाउंस हुए, चलिए वोटर लिस्ट का इशू छोड़ भी दिया जाए, तो सिग्नेचर कैसे हो सकता है कि सिग्नेचर आप चूक जाए? तो ये तो लग रहा है कि इंटेंशनली आपने कुछ ना कुछ चूक की है, और इसका मौका शायद वो इसी तरह की तलाश में था। तो जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो अपने मौके की नजाकत देख के, अब किसको लाभ होता है हानि होता है इस पर तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते। वो कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अपील करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ संभावना अब लगती नहीं है। लेकिन जो एक चांस मिला था समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में, वो उसने लूज कर दिया है और कांग्रेस के लिए भी समस्या खड़ी कर दी है।
भूपेन जी, दिनेश जी की बात से भी लग रहा है कि अंडर द टेबल कोई डील हो गई या किसी भी तरह का कुछ हो गया या वॉकओवर देने का एक तरफा मन हो गया, लेकिन ये सहज नहीं है नॉमिनेशन का रद्द होना। देखिए, इस पर जो है जो विधिक अभिमत क्या है ये तो मैं जब तक खुद नहीं देखूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं। और इस पे तो पक्के जो है समाजवादी पार्टी से लिए जाना चाहिए कि उनका इसके पीछे क्या सोच है। समाजवादी पार्टी के साथ हमने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया और उनको वो सीट दी थी। अब उसके बाद ये क्या घटना घटी है, घटनाक्रम क्या है, उस पर जो है अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसका मंतव्य आना चाहिए। गुलराज जी, ये इसमें आपका क्या रोल रहा होगा? बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, बिल्कुल लाइन क्लियर करते, अब माने अब उनके सामने केवल बसपा बची और जाने कितनी ताकतवर है, तो आप तो ये मान के चल रहे होंगे कि नतीजे बिल्कुल अब आपके फेवर में आएंगे। नतीजा पहले भी हमारे फेवर में ही था, और यदि आप पूछते हैं कि इसमें हमारा क्या रोल होगा, इसमें हमारा वही रोल हो सकता है जो इंडी गठबंधन में हुआ होगा। जो वो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी वो हो सकता है हमारा रोल। जो पहले टिकट दिया और फिर वापस चेंज किया समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने, वो रोल हो सकता है। यदि हमारा रोल देखना चाहे तो हम क्या रोल करेंगे बताइए ना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए, जिस क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं भूपेन गुप्ता जी, उस क्रोनोलॉजी को देखें, सीट छोड़ने से लेके बार बार प्रत्याशी बदलना, इसमें किसका रोल हो सकता है? ठीक है गुलराज जी, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दो विषय पर हमने आज बात की, एक था कांग्रेस का घोषणा पत्र, कितना अच्छा कितना खराब ये तो तब तय होगा जब वो वाकई पहुंच जाए तमाम पूरे देश भर के वोटर तक, और कितना प्रभाव डालेगा ये भी तभी पता चलेगा। और दूसरा जो विषय था उसको लेके वाकई सवाल बहुत सारे हैं, और जो अभी तक अनुत्तरित हैं, अब कोर्ट या चुनाव आयोग अगर कोई माकूल जवाब आपके सामने ला दे तो आपकी तरह हम भी तब तक का इंतजार करेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए तब तक BSTV।